हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आप लोग का फिर से पुनः एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विद हरके में। दोस्तों, कल के कल हम लोगों ने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस सीरीज में हम देखेंगे शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 यानी दूसरा हम लोग अध्याय इसका देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि क्या शिक्षण का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है और नेचर ऑफ टीचिंग शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। आज के सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीचिंग से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं, टेट, सी टेट, एस टेट या जो भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड यानी टीचर बनने के लिए जो लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आशा है कि आप लोग के लिए ये हेल्पकारी साबित हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। दोस्तों, आगे आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य में आइए दोस्तों देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के उद्देश्य क्या है? शिक्षण के उद्देश्य यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षण देना यानी किसी को शिक्षित कर रहे हैं हम, तो उसका एक उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक यानी समाज में रहने वाले लोगों को सामाजिक व मानवीय मूल्यों को मतलब विकसित करना या विकसित होगा दोस्तों, विकसित करना। शारीरिक व मानसिक विकास करना यानी जो लर्नर है उसका शारीरिक रूप से विकास हो और मानसिक रूप से भी विकास हो। आध्यात्मिक व नैतिक विकास पे बल देता है शिक्षण के उद्देश्य। परिस्थिति से अनुकूलन कराता है। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता। क्या है शिक्षण के उद्देश्य है? जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना यानी एक शिक्षा प्राप्त करके हम क्या करते हैं, जीवन को पूर्णता मिल जाती है और व्यापकता प्रदान होती है। जीविकोपार्जन, जैसा कि हम जानते हैं शिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन यानी कुछ लोग यानी जो भी टीचिंग से रिलेटेड टीचर हैं, किसी को शिक्षित कर रहे हैं यानी किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उससे उनकी क्या हो रही है, उनकी अर्निंग का भी कुछ साधन बन जाता है। ज्ञान की समृद्धि यानी जो सीखता है या जो सिखाता है यानी लर्नर का भी और किसका, टीचर का भी, दोनों का क्या होता है, ज्ञान में समृद्धि होता है। ज्ञान क्या होता है, डेवलप होता है दोस्तों। बौद्धिक व चरित्र निर्माण, एक शिक्षित व्यक्ति का बौद्धिक व यानी बुद्धि भी बहुत ही सुकुशल हो जाती है और चरित्र निर्माण भी उसका परिपक्व होता है दोस्तों। आपसी सहयोग व भाईचारा की भावना यानी शिक्षण का उद्देश्य है क्या करना, आपसी सहयोग बनाए रखना और भाईचारा की भावना को विकसित करना यानी सभी में जिसको शिक्षित किया जा रहा है उन सभी के अंदर क्या करना, भाईचारा की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? शिक्षण के ये उद्देश्य, ये सारे शिक्षण क्या है, उद्देश्य हैं दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में लगभग आते हैं ये। आगे हम देखेंगे शिक्षण की विशेषता यानी इसकी विशेषताएं क्या होती, क्या क्या होनी चाहिए, शिक्षण की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखेंगे प्रगतिशीलता होनी चाहिए। इसमें शिक्षक संघ और विद्यार्थी संघ का सहयोग भी होना चाहिए। विद्यार्थी और शिक्षक का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। विद्यार्थी की क्रियाशीलता की उपस्थिति होनी चाहिए। संज्ञानात्मक स्थिरता की उपस्थिति भी होनी चाहिए दोस्तों। प्रभावी नियोजन होना चाहिए। इसकी विशेषताएं हैं ये, लोकतांत्रिक आदर्शों का अनुकूलन, उत्तम विधियों पर आधारित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा पे आधारित यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी सामने से हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्लास में किसी कक्षा या स्कूल में बच्चों को सामने से बच्चा टीचर को देखता है, टीचर बच्चे को देखता है,
ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी किसी का फेस दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है, तो इस पे आधारित कक्षा है। सहानुभूति व दया पर आधारित होनी चाहिए। निर्देशात्मक, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी लर्नर और टीचर के बीच में क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। तभी क्या होगा, शिक्षण सरलता से और आसानी से क्या होंगे, गतिशील हो पाएंगे। निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूरे ज्ञान का उपयोग, और विद्यार्थी जो भी लर्नर आ रहा है पढ़ने के लिए, उसके पास पूरे ज्ञान कितना है, इसके पे भी क्या होनी चाहिए। ये भी एक शिक्षण की विशेषता है कि उसको जांचे और परखे, उसके बाद से उसके शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षक दार्शनिक मित्र की भूमिका में, यानी एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक जब पढ़ाता है, क्या करता है, जब पढ़ा रहा है बच्चों को, लर्न करा रहा है, तो क्या होगा, एक दार्शनिक भी होगा और एक क्या होगा, मित्र भी की भी भूमिका निभाएगा, ताकि अधिगम क्या हो सके, अधिगम अच्छे से और सुचारू रूप से चल पाए। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखेंगे हम शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा को प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षक सूत्रों का ज्ञान होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। कुछ प्रिंट गलत है दोस्तों, माफ़ करिएगा। शिक्षक सूत्रों का ज्ञान होना शिक्षक पे क्या होता है, आधारित होता है, यानी शिक्षण जो सूत्र है किसके पे अप्लाई होता है, एक शिक्षक पे। शिक्षण सूत्र को निम्न रूप से समझा जा सकता है। क्या, ये निम्न रूप कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये शिक्षण सूत्र होते हैं दोस्तों। अब ये भी डिपेंड करता है किस बालक पे, यानी कौन से बच्चे पे कौन सा सूत्र लागू होता है। जैसे बच्चा अगर शून्य है, किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसको पूरा ज्ञान देंगे, याद दिलाएंगे कि मतलब क्या ये तुम्हें कुछ याद है। अगर उसको याद होगा तो उसकी आगे की विधियों को बताएंगे, अगर उसको नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, उसको वहीं पे रोकेंगे और उन चीज़ों को बताएंगे, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध करेंगे। ये क्या होते हैं, ये शिक्षण के सूत्र होते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सभी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शिक्षण की अवस्थाएं, एक मिनट दोस्तों, शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, शिक्षण की अवस्था क्या होती है और क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। यानी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं करके क्या किया जाता है, उनको अधिगम कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब शिक्षण, जब हम शिक्षण करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो उनमें क्रियाएं कराने क्या होती हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी होती है। यानी हम लोग सब समझते हैं, हम लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, बच्चा को बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में रख के भी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। उसको बहुत ही प्यार से स्मूथली कोई चीज़ को खिला खुदा के अगर कोई कार्य सिखाया जाए तो वो क्या करता है, बच्चा जल्दी से सीख जाता है। बस यही इसकी मतलब अवस्थाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत 3 सोपान आते हैं। कितने आते हैं, 3 सोपान आते हैं। कौन कौन से हैं, पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री एक्टिव फेस। प्री एक्टिव फेस में देखेंगे दोस्तों हम क्या होता है प्री एक्टिव फेस। इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी जो चीज़ भी हम आज जैसे कोई भी टीचर है जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहता है उसका एक उद्देश्य बना ले कि इस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना, यानी टीचर को पहले से ही क्या करना कि पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु का निर्धारण कर लेना। उसका एक क्या बना लेना, जैसे एक चार्ट बना लेना कि कौन से पाठ्यक्रम को और कौन से पाठ्य वस्तु को हम पढ़ाएंगे, उसको सीक्वेंस में रख लेना। शिक्षक विधियों का नियोजन करना, कौन शिक्षण की विधियों को लगाना,
प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, यानी प्रस्तुतिकरण कोई चैप्टर शुरू करने के पहले हमको क्या पढ़ाना है, एक टीचर को क्या पढ़ाना है, उसके बाद में क्या करें, वो सीक्वेंस बना ले कि क्या पहले बताना है, उसके बाद से क्या, उसके बाद से क्या, यानी उसका प्रस्तुतिकरण कैसे देगा, वो इंट्रो उसका कैसे देगा, इसका क्या करना, पहले से ही प्लानिंग कर लेना। किसी विशेष पाठ्य वस्तु या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना, यानी किसी विशेष पाठ्य वस्तु या प्रकरण के लिए, यानी कोई पाठ्य योजना हम बनाते हैं, लेसन प्लान, उसके लिए क्या करना, युक्तियों का, यानी कोई युक्ति लगाना जिसके माध्यम से जो लर्नर है यानी विद्यार्थी है क्या करे, बहुत ईजी और आसानी से सीख जाए। मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण करना, यानी सबसे लास्ट में हम मूल्यांकन की कौन सी पद्धति इस पर अप्लाई करेंगे उसके बारे में दोस्तों क्या करना, उसके बारे में दोस्तों जानना। ये क्या होता है, प्री एक्टिव फेज होते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग, अंत प्रक्रिया अवस्था, इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में क्या होते हैं, शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियां प्रत्येक शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं, वे सभी इस व्यवस्था के अंग होती हैं। यानी जब हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, किसी बच्चों को क्या करा रहे हैं दोस्तों, कोई शिक्षण कार्य करा रहे हैं, समस्त कार्य, यानी इस अवस्था में इंटरेक्टिव फेज में समस्त कार्य अथवा गतिविधियां प्रत्यक्ष शिक्षक के सामने जो हो रही हैं गतिविधियां और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित यानी या घटित हो रही है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो संप्रेषित यानी जो बातें हो रही हैं और जो एक्टिव मतलब जो क्रियाशीलता घटित हो रही है, उन सभी व्यवस्था वे सभी जो होते क्या होते हैं, इस व्यवस्था के अंग होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं, यहाँ मिस प्रिंट हो जाता है दोस्तों, टाइपिंग करने में थोड़ा माफ़ करिएगा। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं। पहला है विद्यार्थियों का निदान, यानी जो भी लर्नर है उसका निदान करना, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया कराना और उसका मतलब कुछ क्रिया दे के देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उद्दीपकों का चयन, कौन से उद्दीपक लगाएंगे कि बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख ले। उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह उसको प्रस्तुत करता है। कोई भी जो रूल लगा रहा है, जो सूत्र लगा रहा है, गुणसूत्र लगा रहा है शिक्षण का, यानी सिखाने की जो भी विधि अपना रहा है शिक्षक, उसका प्रस्तुतिकरण क्या है डिपेंड करता है उसके ऊपर। युक्तियों का प्रयोग, किस तरह उस युक्तियों का प्रयोग करेगा कि लर्नर क्या क्या हो सके, उसके प्रति आकर्षित हो सके। युक्तियों का विस्तार और कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ, शिक्षक को कक्षा के आकार प्रकार किस तरह की कक्षा है और क्या है, किस तरह इसकी रंग रूप होनी चाहिए, इसके बारे में उसकी पहले ही उसे अनुभूति हो। तत्परता की बात की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज, इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। क्या होता है, ये जो तीसरा जो होता है उसका क्या होता है, मूल्यांकन से इसका विशेष वो होता है दोस्तों। टीचिंग मतलब ये शिक्षण की अवस्था में फेज ऑफ टीचिंग में क्या होती है, सबसे लास्ट वाली तत्परता की बात की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब इवोल्यूशंस का टाइम होता है मूल्यांकन करने के लिए कि जितना हम लोगों ने सूत्र लगाया और जौन सी क्रियाएं हम लोगों ने बच्चों को कराया और उसका क्या रिजल्ट सामने आता है, यानी उसका इनपुट क्या निकल के आ रहा है, ये क्या होती है तीसरे फेज में हमें ये पता हो, मतलब हमें क्या मिलती है, हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाता है। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, यानी कोई भी जो शिक्षण है, कुछ भी अगर किसी को लर्न कराया जा रहा है, शिक्षण दिया जा रहा है, वो तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं है जब तक उस चीज़ का मूल्यांकन ना किया जाए। जिसके यानी कोई एक वर्ड सिखा दिया, जैसे APPL किसी बच्चे को सिखा दिए, फिर दूसरा दिन हम उस बच्चे को नहीं सुने कि बच्चा को याद हुआ कि नहीं हुआ, या तो जो भी उसमें मतलब हम लोगों ने एक्टिविटी लगा दिया एप्पल को सिखाने के लिए, यानी एप्पल को दिखाया पहले, उसके बाद से किसी एक्टिव के बाद सारे जो वर्ड हैं उनको दिखाया गया किसी चार्ट पेपर पे, फिर भी बच्चा उसको नहीं सीखा या नहीं सीखा, ये कब कब हमें पता चलेगा, जब उसका हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये इसीलिए क्या कहा गया है दोस्तों कि शिक्षण
उद्देश्यपूर्ण कभी नहीं हो सकता जब तक उसका मूल्यांकन ना हो। किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किसी हद तक सामने हासिल या प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक क्या होगा, हमें यह मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। कहा गया कि किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किसी हद तक सामने हासिल या प्राप्त किया गया है, यह हमें मूल्यांकन से ही प्राप्त होता है। मतलब कहने का अर्थ वही है कि जो हम लोगों ने सीखा है लर्नर को, क्या उस लर्नर को आया, अगर नहीं आया, नहीं प्राप्त हुआ, तो ये क्या होगा, ये हम किससे जानेंगे, मूल्यांकन से ही जानेंगे। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या क्या क्रियाएं होती हैं हम दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी क्या होता है इस क्रिया के अंतर्गत, शिक्षण का जो उद्देश्य है उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यानी पोस्ट एक्टिव फेज जब अप्लाई करते हैं बच्चों पे तो क्या हम प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, हमें पता चल जाता है कौन कौन सी विधि किस लर्नर पे अप्लाई हुआ है। शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी जो हम लोग सिखाया गया है, यानी जो लर्नर सीखा है उससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय, यानी हम लोगों ने जो शिक्षण कराया गया है उसके बारे में एक निर्णय क्या हो जाता है, इसके आधार पर, किस शिक्षण के आधार पर विभिन्न क्रियाओं का के संदर्भ में निर्णय उसका लिया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, ठीक है ना दोस्तों। फेस ऑफ टीचिंग, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा, 3 सोपान देखा। पहला था प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व तत्परता अवस्था, दूसरा था अंतःक्रिया अवस्था इंटरएक्टिव फेज, तीसरा था तत्परता की बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये बार बार से ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली वीडियो को देखिए और इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बी सेफ, बी केयरफुल, बी सेफ।